नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब ने। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साहब, आपने हमें वक्त दिया। एयर मार्शल साहब, बताया जाता है कि फ्रांसीसी वफ्द आए हुए, गालबन राफेल बनाने वाला जो इदारा है वो ज़रा मुश्किल सा नाम है, इंग्लिश में तो हम और कहते हैं और असल नाम उसका कुछ और है, वो उसका मलबा लेने आए हैं, लेकिन वो किसी को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। हमारे पास क्या रिपोर्ट्स हैं और जनरल साहब आप क्या समझते हैं कि अब भारत की स्ट्रेटजी क्या होगी? अब वो कोई और ट्राई करेगा इससे ज़्यादा अहम या इससे बेहतर जो फाइटर जेट्स हैं? तो क्या आपके पास इस हवाले से अंडरस्टैंडिंग है जनरल साहब? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, फ्रांस का जो वफ्द आया हुआ है उसका नाम जिस तरह आपने कहा उसको वैसे तो अंग्रेजी में डेसॉल्ट कहते हैं जो स्पेलिंग्स हैं उसके, लेकिन असल में फ्रेंच में उसे दासू कहते हैं। तो उनके वक्त को भी एक्सेस नहीं दी उन्होंने कि जी वो किसी तरह जाके वो देख सके। तो मतलब ये तो हकीकत है कि उनके जहाज़ गिरे हैं और इतना बड़ा जो इनको एक सदमा है और इतना धचका जो लगा है वो जहाज़ बनाने वालों के लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि ये दुनिया का बेहतरीन जहाज़ समझा जाता है और है भी। जितना इसके पास वेपन सिस्टम है, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इसके अंदर स्वीट है और जितनी इसके अंदर जो एवियोनिक्स लगी हुई है वो दुनिया की बेहतरीन और कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। तो उस लिहाज से उनको बहुत एक सदमा भी है और एक उनके लिए बड़ी एक बेइज्जती की बात भी है। तो बहरहाल उसका तो जो वो नतीजा निकलेगा वो बताएंगे वो, और उनके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया होगा कि आगे जो उनकी प्रोडक्शन है वो भी इफ़ेक्ट होगी और उनकी सेल्स भी इफ़ेक्ट होंगी। मगर जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, देखें जी, ये मेरा ख्याल में जहाज़ का मसला कम था और जो तरबियत और जो ट्रेनिंग थी उसका मसला ज़्यादा था। जो हमने पहले भी जितनी भी जंगें हुई हैं, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, उनमें देखा कि उनकी पायलटेबिलिटी और ट्रेनिंग उस लेवल की नहीं है जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स की है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पे हमेशा फ़ख्र रहा है। हमने कभी दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझा और हम हमेशा उसको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, लेकिन हमारी इसी वजह से ट्रेनिंग जो है वो बहुत सख्त बुनियादों पे होती है और बड़ी मजबूत बुनियादों पे होती है, जिसकी वजह से हमें हमेशा अल्लाह ताला ने एक फ़तह और नुसरत अता की है। जहाँ तक जहाज़ लेने का ताल्लुक है, मेरा ख्याल में अभी तो वो फ्रेंच जहाज़ और ले रहे हैं राफेल, जो कि नेवी के लिए वो लेंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर वेपन्स ले सकें। हालांकि उनके पास जो वेपन सिस्टम्स मौजूद थे, मीटियोर वगैरह, वो बहुत दुनिया के बेहतरीन वेपन्स हैं। लेकिन इसके अलावा उनकी ज़रूर अब कोशिश होगी कि वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट या 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ जाएं। मगर मैं फिर ये कहूँगा कि जहाज़ उनके पास बहुत बेहतरीन था, उनके पास रडार सिस्टम बेहतरीन थे, उनके पास S-400 मिसाइल सिस्टम बेहतरीन था, उनके पास ड्रोन दुनिया के बेहतरीन और कटिंग एज थे। लेकिन उनकी जो तरीका है, जो उसका इस्तेमाल करने का तरीका था, एम्प्लॉयमेंट का तरीका था, उसमें कमज़ोरियाँ देखने में आई, जिसमें पाकिस्तान ने बड़ी महारत रखता है नेटवर्किंग के लिहाज से, इंटरऑपरेबिलिटी के लिहाज से, और इस तरह से वो अब उन्होंने मलबा तो लेके जाना ही है, जो फ्रांसीसी कंपनी है उन्होंने मलबा लेके जाना ही है और फिर वो हकीकत भी खुलनी है सामने। और मोदी सरकार कैसे अपने अवाम से जो है वो उनका सामना करेगी, एक अलग कहानी है। लेकिन जो उन्होंने वहाँ पर जदीद असला लिया वो उनको चलाना नहीं आया, वो जहाज़ चलाने नहीं आए उनको, और अभी वो मज़ीद जो है वो जदीद असला ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या दुनिया देगी ऐसे नाड़ियों को? दूसरा, पाकिस्तान के साथ जो चीन का इत्तेहाद अब दिफाई इत्तेहाद में जो है वो शामिल हो चुका है, दाखिल हो चुका है। एक नई मुलाकात जो है वो होने जा रही है नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा चाइना की। इसको इस इत्तेहाद को किस नज़र से देखते हैं? और जो अभी इत्तेहाद बन रहा है, बहुत बड़ा इत्तेहाद जिसमें बहुत से मुल्क शामिल हो रहे हैं और पाकिस्तान मरकज़ निगाह है, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए जी, ये जो पाकिस्तान और चाइना की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जितनी इस कॉन्फ्लिक्ट में सामने आई है, वो एक हमारे लिए बड़ी खुश आइन चीज़ है कि हमने ना सिर्फ उन्हें डिप्लोमेटिकली इंसर्कल किया, हमने उन्हें मिलिटरीली भी एक किस्म का चेकमेट किया है। इस दफ़ा जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें हमने बेहतर तरीके से ना सिर्फ आपस में मिलके उनको आगे बढ़ाया, लेकिन उनकी जो ट्रेनिंग हुई और म्यूचुअली जो हमने आपस में एक्सचेंज किए एक्सपीरियंसेस, उसकी बिना पे जो JF-17 और J-10 और बाकी जो मिसाइल सिस्टम्स बने, उसमें ये था कि हमारे सिस्टम्स की आपस में एक इंटरऑपरेबिलिटी बहुत बेहतर हो सकी और हमने एक ऐसा नेटवर्क बना लिया कि जो चाइना और पाकिस्तान के इश्तराक से बना और उसकी जो एम्प्लॉयमेंट थी वो बहुत अच्छे तरीके से हो सकी।
तो ये चाइना की जो इंडिया अक्सर सोचता भी है और बात भी करता है कि हमने 2 फ्रंट वॉर करनी है, तो उस लिहाज से उसको एक बड़ी मुश्किल का सामना नजर आता है, क्योंकि वो 2 फ्रंट तो क्या वो इस वक्त पाकिस्तान अकेले से भी नहीं लड़ सकता। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान और चाइना का इश्तराक जो है बढ़ेगा और ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी आपको नज़र आएगी। ना सिर्फ टेक्नोलॉजी नज़र आएगी बल्कि इसके साथ जो टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन है वो दोनों मुल्कों की बहुत बेहतर आपको नज़र आएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के पास जितना भी वो कोशिश कर ले, इतना असला हो या इतनी पावर उसके पास आए कि वो पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान तो सर चाइना से जो 5th जनरेशन जो वो तैयारे हैं वो तो हासिल करेगा, आगे जेट तैयारे और नई टेक्नोलॉजी भी हासिल करेगा। लेकिन भारत के अंदर भी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरह वो भी अपना तैयारा खुद तैयार करेंगे, क्या उनमें सलाहियत है ऐसी? देखिए जी, तैयारा तो वो खुद तैयार बड़े अरसे से कर रहे हैं और वो त्यारा जो है उनका कभी भी जो है वो सामने नहीं आ सका, और उस त्यारे ही की वजह से उनकी बहुत बेहतर आगे इंडक्शन भी नहीं हो सकी टेक्नोलॉजी की। अगर वो सिर्फ उस त्यारे पे कंसंट्रेट ना करते और उसमें जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनको उस पे मतलब उनको एड्रेस कर सकते जल्द से जल्द, जो करप्शन के मसाइल थे, जो उस त्यारे की टेक्नोलॉजी के और इंजन वगैरह के मसाइल थे, वो आज तक एग्जिस्ट करते हैं। और उसी की वजह से वो बहुत अच्छी कोई टेक्नोलॉजी भी अपनी इंडक्शन नहीं कर सके, जबकि उनको चाहिए था कि ये राफेल और उससे बेहतर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट उसकी इंडक्शन कर लेते ही अभी, और ना सिर्फ इंडक्शन करते बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन। एयर मार्शल साहब थोड़ा सा मैं और माफ़ी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, 2-3 बातें और मैं। एक तो ये कि ये वो कुछ जो चीनी मिसाइल हमने इस्तेमाल किए उनका मलबा भी सुना है, कुछ और वहाँ माहिरीन आए हुए हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग की बात हो रही है, वो देखना चाह रहे हैं कि आखिर ये क्या था। नेचुरली ये तो बात साबित होगी कि जो जिसे आप पायलटेबिलिटी कहते हैं वो इट वाज फॉर सुपेरियर एंड विच प्रूव्ड। तो एक वो लोग भी आए हुए हैं। एक ये मेरा सवाल है, ये इसका पहले जवाब दे लें, फिर मैं एक और एंगल से आपसे पूछता हूँ पॉलिटिकली कि क्या ये भी वहाँ एक परसू किया जा रहा है कि भाई ये क्या सामान था जो पता तब लगता था जब वो टकरा जाता था तैयारे से? जी देखिए, उसमें मैंने जिस तरह आपसे जिक्र किया कि हमने जो अपनी एक पूरा एक नेटवर्क बनाया और जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जिसे कहते हैं, और हमारे जो सेंसर्स और शूटर्स थे वो बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट थे। उसके अलावा हमने जो एम्प्लॉयमेंट की अपनी साइबर की, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की और इस तरह की स्पेस की जो हमारे पास रियल टाइम इमेजिंग आ रही थी, तो उस लिहाज से हमने उनको जो है ब्लाइंड करने की कोशिश की। उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर हमने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ज़रिए जो हमले किए, उससे ना सिर्फ उनकी कम्युनिकेशन का मसला हुआ बल्कि उनके रेडार्स भी जो है उनकी भी जैमिंग हुई, जिसकी वजह से उनकी जो आपस में बातचीत थी वो बहुत मुश्किल थी होनी, और जिसकी वजह से वो अपने वेपन्स को भी एम्प्लॉय नहीं कर सके। जबकि हमने अपने तमाम वेपन्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रेंज पे एम्प्लॉय किए और अपना हदफ को जो है जो उसको निशाना बनाया और उसको तबाह भी किया। तो उनको जो मुश्किलात आई वो ज़्यादातर इस वजह से थी कि पाकिस्तान ने अपना जो सिस्टम इस्तेमाल किया उसमें वो अच्छे तरीके से उनके सिस्टम्स को जैम कर सके और उनको ब्लाइंड कर दिया, उनके जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम थे। तो ये एक वॉरफेयर का एक हिस्सा होता है जो आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं और उसकी एक सिनर्जी नजर आनी चाहिए। तो वो पाकिस्तान का इंडिया के अंदर एक बात जो है बड़ी जोर शोर से कही जा रही है और ये बात वहां पर की जा रही है कि चाइना पाकिस्तान को मजीद जो है वो जदीद असला देगा और बाकी ममालिक जो हैं वो भी पाकिस्तान को असला देंगे क्योंकि पाकिस्तान को असला चलाना आता है। और दूसरी जानब जो है राहुल गांधी कह रहे हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो नाकाम हो चुकी है, और शशि थरूर तो यहाँ तक वो कह गए कि उन्होंने सदर ट्रंप को जो है वो बेवकूफ़ कह दिया। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया हर महाज पर नाकाम जो है वो नज़र आ रहा है? पहले वहाँ से जिल्लत उठाई, अब यहाँ से सफारती महाज पर भी जिल्लत उठाएगा? देखिए जी, जो बैटलफील्ड की विक्ट्री होती है ना उसका बड़ा इफेक्ट्स होते हैं और इसके इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं अभी हमें डिप्लोमेटिकली भी। जो हमने जंग जीती, जो कॉन्फ्लिक्ट जिसमें हमें कामयाबी हासिल हुई, उसके अब सफारती तौर पे भी आसार ज़रूर नज़र आएंगे। और आपने उसके दौरान भी देखा कि अमेरिका और रशिया, जिसको भारत अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है, उन्होंने उसकी कोई ख़ास मदद नहीं की या वन साइडेड उनका एक रवैया नज़र नहीं आया। उन्होंने पाकिस्तान पर किसी किस्म का गैर ज़रूरी दबाव नहीं डाला। तो ये हमारी एक सफारती
सफारती तौर पे एक बर्तरी थी और इंडिया के लिए एक काफ़ी अजीमत का सामना था कि वो पार्टनर्स जिनको वो बहुत अपना स्ट्रेटेजिक लेवल पे रखता है, उन्होंने भी उसकी उस तरह से मदद नहीं की। तो वो जाहिर बात है उनके लिए लम्हा फिक्रिया था। उसके बाद उन्होंने डेलीगेशंस भेजे, लेकिन हमारे जो सफारती जो हमारे ताल्लुकात थे वो बहुत अच्छे और मजबूत तरीके से नजर आए, चाइना के साथ, अजरबैजान के साथ, ईरान के साथ और जो टर्की के साथ थे, और उन्होंने खुल के हमारी हमायत भी की। और आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो गए हुए हैं, तो एक उसमें एक शुक्रिया का मैसेज लेकर गए हैं वो, जबकि इंडिया की तरफ से एक लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन नज़र आता है। जिस तरह मोदी ने आज स्पीच की और उसने आपको ये धमकी दी कि हम गोली तो मार सकते हैं आपको, आप खाना खाएं गोली ना खाएं, तो ये एक शो करता है कि एक फ्रस्ट्रेटेड लीडर है। इतने बड़े मुल्क का उसकी इतनी बड़ी सोच होनी चाहिए, जबकि Air Marshal Saab, it is a great pleasure to have you on the show.